नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम पृथ्वी पर जीवन के उस अद्भुत जाल को डिकोड करने वाले हैं जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। हम समझेंगे कि कैसे अनगिनत जीव एक साथ रहते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं और इस पूरी दुनिया को चलाते हैं। यकीन मानिए, प्रकृति की ये वास्तुकला किसी मास्टरपीस से कम नहीं है। तो इस सफर में हमारा रोड मैप कुछ ऐसा दिखेगा। पहले हम बात करेंगे इकोलॉजिकल निश की, फिर जानेंगे इकोटोन यानी जैविक सीमाओं के बारे में। इसके बाद हम पृथ्वी के विशाल बायोम, पानी के नीचे की दुनिया यानी जलीय क्षेत्रों और अंत में इस पूरे बायोस्फीयर को समझेंगे। चलिए, सूक्ष्म जीवों की दिनचर्या से लेकर पूरे पृथ्वी के आवरण तक की यह रोमांचक यात्रा शुरू करते हैं। चलिए अपने पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, जीवन का रिज्यूमे यानी इकोलॉजिकल निश। एकदम माइक्रो लेवल पर जाकर देखते हैं कि कोई एक प्रजाति प्रकृति की इस विशाल कंपनी में अपना काम कैसे करती है। आसान शब्दों में कहें तो निश किसी भी प्रजाति का एक तरह का करियर या उसकी डेली रूटीन है। मतलब वो जीव अपनी ऊर्जा कहाँ से लाता है, अपने पड़ोसियों के साथ कैसे रहता है और अपने माहौल को कितना बर्दाश्त कर सकता है। ये सिर्फ उसका पता ठिकाना नहीं है, बल्कि उसका पूरा का पूरा पेशा है। अब किसी भी जीव के इस बायोलॉजिकल रिज्यूमे में मुख्य रूप से 4 चीजें होती हैं। वो रहता कहाँ है, खाता क्या है, अपनी आबादी कैसे बढ़ाता है और उसकी भौतिक या रासायनिक जरूरतें क्या हैं। अगर हमें किसी भी प्रजाति को बचाना है तो हमें उसके इस पूरे रिज्यूमे को बारीकी से समझना ही होगा। अब यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प पेज है। जरा सोचिए अपनी ड्रीम जॉब के बारे में। प्रकृति में इसे फंडामेंटल निश कहते हैं, लेकिन असलियत में जीव को जिस काम से समझौता करना पड़ता है वो है उसका रियलाइज्ड निश। क्योंकि प्रकृति का एक सख्त नियम है कि कोई भी 2 प्रजातियां बिल्कुल एक ही जॉब या निश पर एक साथ कब्जा नहीं कर सकती। साथ रहना है तो काम बांटना ही पड़ेगा। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और अपने दूसरे पड़ाव इकोटोन पर चलते हैं। ये वो अराजक लेकिन बेहद जीवंत बॉर्डर इलाके हैं जहां अलग-अलग पारिस्थितिकी समुदाय आमने सामने आते हैं। आप इकोटोन को प्रकृति का एक वेस्ट बॉर्डर क्रॉसिंग मान सकते हैं, जैसे कोई दलदली इलाका जो सूखी जमीन और पानी के बीच का पुल होता है। यहाँ 2 अलग-अलग दुनिया के जीव और माहौल आपस में पूरी ताकत से टकराते हैं और बातचीत करते हैं। और पता है इसका नतीजा क्या होता है? इसे कहते हैं एज इफेक्ट या किनारे का प्रभाव। चूंकि यहाँ 2 अलग प्रणालियों का मिलन हो रहा है, इसलिए यहाँ की जैव विविधता कमाल की होती है। यहाँ आपको ऐसे खास पक्षी और छोटे जानवर मिलेंगे जो शायद ही आसपास के किसी और इलाके में इतनी बड़ी संख्या में पाए जाएं। वैसे यहाँ एक बात साफ कर दूं, इकोटोन और इकोक्लाइन में कंफ्यूज मत होइएगा। इकोक्लाइन में कोई अचानक से खींची हुई सरहद नहीं होती, वो बस मौसम या तापमान में होने वाला एक धीमा क्रमिक बदलाव है। जबकि इकोटोन वो तो सीधा टकराव है, जहाँ 2 बिल्कुल अलग दुनिया अचानक एक तीखी सीमा पर मिलती हैं। अब कहानी को थोड़ा और बड़ा करते हैं। हमारा तीसरा पड़ाव है पृथ्वी के विशाल पड़ोस, जिन्हें हम बायोम कहते हैं। ये वो बड़े स्थलीय इलाके हैं जिन्हें वहां की व्यापक जलवायु तय करती है। बायोम को आप एक विशाल जैविक देश मान सकते हैं, और इस देश का इकलौता शासक कौन है? वहां की जलवायु। वही तय करती है कि इस देश की सरहदें क्या होंगी और यहाँ के निवासी कौन होंगे। और सबसे मजेदार बात क्या है? इन बायोम को बनाने वाले मुख्य रूप से सिर्फ 2 ही वस्तुकार हैं, तापमान और बारिश। बस यही दोनों मिलकर तय करते हैं कि कौन सी जगह एक सूखा तपता हुआ रेगिस्तान बनेगी और कौन सी जगह एक हरा भरा नमी वाला उष्णकटिबंधीय वर्षावन। जमीन के इन प्रमुख बायोम को ही देख लीजिए। वर्षावन से लेकर सवाना, रेगिस्तान, समशीतोष्ण वन, तैगा और फिर बर्फीले टुंड्रा तक, इनमें से हर एक जगह का तापमान और नमी का अपना एक बिल्कुल अलग कॉम्बिनेशन है। और इसी वजह से वहाँ के पेड़ पौधे और जानवर उस खास माहौल के हिसाब से खुद को 100% ढाल लेते हैं। जमीन की सैर तो हो गई, अब बारी है हमारे चौथे पड़ाव की, यानी पानी के नीचे की रहस्यमयी दुनिया। हमारे जलीय क्षेत्र। पानी के नीचे जमीन वाले नियम काम नहीं आते, वहां का खेल थोड़ा अलग है। जलीय प्रणालियां में बारिश या हवा के तापमान का उतना जोर नहीं चलता। वहां जीवन के क्षेत्र इस बात से तय होते हैं कि पानी में नमक कितना है, पोषक तत्व कितने हैं, पानी का तापमान क्या है, और सबसे जरूरी बात, सूरज की रोशनी पानी में कितनी गहराई तक जा पा रही है। सच कहूं तो पानी के नीचे सबसे कठोर बॉर्डर वो रेखा है जहां जीवन देने वाली सूरज की रोशनी पहुंचना ही बंद कर देती है।
इसके ऊपर की सतह तो बिल्कुल जीवंत और रोशन रहती है, लेकिन इसके ठीक नीचे शुरू होता है एक अथाह, ठंडा और घना अंधेरा। एकदम नाटकीय कंट्रास्ट। मीठे पानी की झीलों के गहरे अंधेरे तल से लेकर नदियों के मुहाने तक, जहां मीठा और खारा पानी मिलता है, हर जलीय जीव अपनी खास गहराई और लवणता के हिसाब से स्पेशलिस्ट होता है। और प्रवाल भित्तियां यानी कोरल रीफ्स, वो तो पानी के तापमान और केमिस्ट्री को लेकर इतने संवेदनशील होते हैं कि जरा सा बदलाव भी उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और 5वें पड़ाव पर, वैश्विक आवरण यानी बायोस्फीयर। अगर हम पूरी तरह से जूम आउट करें तो हमें वो विशाल आवरण दिखाई देगा जो इन सभी निश, इकोटोन, बायोम और जलीय क्षेत्रों का कुल योग है। बायोस्फीयर को आप जीवन का एक ग्लोबल लिफाफा समझ सकते हैं। ये पूरी तरह से सूरज की ऊर्जा से चलता है और हवा, जमीन और समुद्र के बीच कार्बन, नाइट्रोजन और पानी के लगातार रिसाइकिल होने से टिका रहता है। यही वो इकलौती जगह है जहां जमीन, पानी और हवा मिलकर जीवन का जादू करते हैं। लेकिन एक बात जो आपको हैरान कर देगी वो ये है कि ये लिफाफा बहुत ही नाजुक है। पहाड़ों के 6000 मीटर की ऊंचाई के ऊपर चले जाइए, वहां आपको जीवन न के बराबर मिलेगा। शायद बस कुछ सुप्त सूक्ष्म जीव मिल जाएं जो पूरी तरह से निष्क्रिय होते हैं। और बिल्कुल यही हाल समंदर का भी है। समंदर की सतह से सिर्फ 200 मीटर नीचे तक ही जीवन सबसे ज्यादा फलता फूलता है। मतलब अगर हम पूरी पृथ्वी के आकार को देखें तो जीवन को थामे रखने वाली ये परत सच में बहुत ही पतली है। और हैरानी की बात तो ये है कि इस पतली सी परत में भी एक अजीब सा असंतुलन है। आपको जानकर अचरज होगा कि पृथ्वी की आधी से ज्यादा स्थलीय जैव विविधता सिर्फ और सिर्फ हमारे उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के एक छोटे से हिस्से में सिकुड़ी हुई है। अब जब हम इस विश्लेषण के अंत में आ गए हैं तो एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। अगर पृथ्वी पर जीवन का ये आवरण इतना पतला है और हर एक प्रजाति अपनी इतनी विशिष्ट भूमिका या निश पर टिकी है, तो सोचिए अगर हम इन नाजुक सरहदों और इकोटोन्स को हमेशा के लिए बिगाड़ दे तो क्या होगा? क्या जीवन का ये शानदार जाल ऐसे ही बना रहेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। खैर, आज के इस सफर में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।